फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट का सम निकालना सीखा कि अगर किसी डिटरमिनेंट, कोई ऑर्डर 3x3 का डिटरमिनेंट है जिसका हमें सम कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा कि सम के लिए 2 रो या 2 कॉलम का सेम होना जरूरी है। यहाँ पर 2 रो सेम है, यहाँ पर ये दोनों रो अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम है। अब अगर इस डिटरमिनेंट का सम निकालना है तो जो रो सेम नहीं है उस रो में उन दोनों रोज को ऐड कर दो, मतलब x में l ऐड हो जाएगा, y में m और z में n। दैट मीन्स x प्लस l, y प्लस m, z प्लस n। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो रो सेम थी वो यहाँ पर भी सेम ही रहेंगे। तो आपको यहां से यहां भी याद रखना है और यहां से यहां भी याद रखना है। गॉट इट स्टूडेंट? फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो वो कांस्टेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा जाके। तो यहां पर कितनी चॉइस है स्क्वायर को कांस्टेंट के लिए? एक फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो, कॉलम फर्स्ट में कर सकते हो, कॉलम सेकंड में कर सकते हो और कॉलम थर्ड में कर सकते हो। दैट मीन्स इस कांस्टेंट के पास 6 चॉइस हैं, यहां पर कहीं भी जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने यहां पर चॉइसेस लिख दी, विच है वे है अपने पास जो ये कांस्टेंट डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। सेम तरीका ये था कि अगर हमारे पास किसी कॉलम में या किसी रो में सभी एलिमेंट्स का कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर, एक रो में से एक कॉमन फैक्टर कॉमन आ सकता है, एक, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर। और अगर 2 रो में 2 फैक्टर अलग अलग कॉमन है तो फर्स्ट रो से भी कॉमन ले सकते हो, सेकंड रो से भी कॉमन ले सकते हो। दैट मीन्स कॉमन हम निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम कॉमन निकालेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्या कहा? किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। और उसी के बेसिस पे हमने एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारी एंट्री 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। एवरी एंट्री ऑफ एनी सिंगल रो, सिंगल लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट शुड बी 0। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे आपसे मैं 5 से 6 ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूं। उन ट्रू फॉल्स को आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको पहले वीडियो को पॉज करके उनका आंसर्स खुद से देने हैं विद रीजन, और देन आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस वीडियो के सॉल्यूशन को आपको समझना है कि ये है स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। गॉट इट स्टूडेंट? ओके। तो स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी उस स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो क्या उसकी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होंगे? सबसे पहले अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या उसकी 2 रो या 2 कॉलम 2 रो या 2 कॉलम होने जरूरी है? तो बताओ, हमने स्टेटमेंट तो ये पढ़ी थी अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम 0 सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसकी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे। इसके लिए एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि अगर डिटरमिनेंट में 1 2 2 4 यहां पर ओके, ये नहीं लिख के 0 0 लिख लो। आपने यहां तक का जवाब दे रहे हैं हम पहले कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो क्या उसकी 2 रो आइडेंटिकल होंगी? यहां पर दोनों रो आइडेंटिकल नहीं है, उसके बावजूद भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। गॉट इट स्टूडेंट? उसके बाद सॉरी स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो क्या उसकी 2 रो आइडेंटिकल होंगी? तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिख दिया। इसके डिटरमिनेंट 0 है लेकिन दोनों रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। फिर दूसरा कहा गया है या किसी रो कॉलम के सभी एंट्री 0 होंगी। रो
इन दोनों के लिए एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हमने लिखा 1 2 1 2, नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जिसकी रो 0 ना होने के बाद, अच्छा ये लिख दो 2 4। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ना तो दो रो आइडेंटिकल है, हाँ 2 कॉमन अगर ले लें उसके बाद आइडेंटिकल, लेकिन अभी आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। 4 - 4 दैट इज 0। गॉट इट स्टूडेंट? तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। हम ये बात नहीं बोल सकते कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उसकी 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए, या फिर किसी रो या किसी कॉलम की सभी एंट्री 0 होनी चाहिए, नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर इसका अपोजिट, मतलब किसी डिटरमिनेंट की अगर सारी एंट्री 0 है तो डिटरमिनेंट 0, अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट 0, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। दूसरा, इंटरचेंज करते टाइम क्या हम किसी रो को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? इन्होंने कहा है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या रो को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं? तो हमने आप लोगों को सरेआम बता रखा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। रो को रो से इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम से। ऐसा नहीं होता कि रो को हम कॉलम से इंटरचेंज कर दे और कॉलम को रो से, नहीं, रो को रो से या फिर कॉलम को कॉलम से। और इसके बावजूद ये भी होता है कि एट अ टाइम, एक टाइम पे रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों साथ नहीं लगा सकते। एक बार ऑपरेशन लगाया, या तो आप रो लगाओ या कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड टाइम में, पहले टाइम में अगर रो लगाए तो सेकंड टाइम में आप कॉलम लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक साथ रो और कॉलम ऑपरेशन साथ नहीं लग सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय अ नंबर में क्या हम नंबर को डायगोनल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि क्या अगर कोई कांस्टेंट आपके पास और यहां पर एंट्रीज लिख रखी है 1 2 3 4 5 0 0 3 7, आपको कहा गया है क्या इस कांस्टेंट को इन डायगोनल एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो? नो स्टूडेंट, हमने कहा था अगर कोई कांस्टेंट से किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है या किसी डिटरमिनेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो उस कांस्टेंट को हम डिटरमिनेंट की या तो किसी पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, 2 डिटरमिनेंट्स को ऐड करने के लिए डिटरमिनेंट की 2 रो या कॉलम सेम होना चाहिए। सही है, एकदम ठीक है। हमने कहा था कि अगर 2 डिटरमिनेंट्स को ऐड करें तो उनके या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए, देन उसके बाद जो थर्ड रो या थर्ड कॉलम बचता है उन दोनों को हम ऐड करते हैं। इसमें यही कुछ लिखा गया है कि 2 डिटरमिनेंट को ऐड करने के लिए डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए, तो एकदम ठीक है। उसके बाद फिर हम थर्ड रो या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। गॉट इट? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या है? करेक्ट। तो गॉट इट स्टूडेंट? जो भी कंफ्यूजन होंगे वो इस टाइप की स्टेटमेंट से आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। हमने बताया कि ये 3 स्टेटमेंट गलत और 4th ट्रू है। अब आप अपना देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपने ठीक समझा था, अपने बेस पे जो आपने ट्रू और फॉल्स बताए थे क्या वो ठीक थे, और ठीक थे तो ठीक है, अगर गलत थे तो कहाँ गलत थे, आपका कॉन्सेप्ट में कहाँ एरर था। गॉट इट स्टूडेंट? अब हम जो करने जा रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टीज, या 2 डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस और एनडीए में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाइए कि कहा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट ऑफ 0 and 1। मतलब एक 2x2 का डिटरमिनेंट बनाना है जिसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 होनी चाहिए या 1। द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट विद नॉन नेगेटिव वैल्यूज, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। तो स्टूडेंट करना क्या है बेसिकली, अगर 2x2 के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें यहां पर और यहां और यहां पर मतलब 4 एंट्रीज चाहिए, और ये एंट्रीज हमें यहां से हमें क्या मिलना चाहिए? नॉन नेगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब या तो वैल्यू पॉजिटिव हो
और या फिर 0 हो, दो ही होनी चाहिए। इसका रिजल्ट या तो पॉजिटिव हो या 0। तो स्टूडेंट हमें अच्छे से पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट को या 2x2 हो या 3x3 हो, जो भी हो, हमारे पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगी, दूसरी या नेगेटिव मिलेगी, तीसरी या 0 मिलेगी। मतलब टोटल चॉइस में हमारे पास क्या क्या मिलेगा, वैल्यू पॉजिटिव डिटरमिनेंट वाले मिलेंगे, प्लस नेगेटिव वैल्यूज वाले मिलेंगे, प्लस 0 वाले मिलेंगे। तो अब सोच के देखो, हमें चाहिए पॉजिटिव और 0 वाले, तो क्या हम पॉजिटिव और 0 वालों के लिए टोटल में से नेगेटिव वाले हटा देते हैं? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि वो डिटरमिनेंट हटा रहे हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड? यस और नो? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार फील करते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स जनरली हैं इस डिटरमिनेंट में। तो स्टूडेंट हमें जो एलिमेंट्स के एंट्रीज है हमारे पास, वो या तो 0 है या 1 है। तो हमें पता है इस पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। सेम इसके पास भी 2 चॉइस, सेम इसके पास भी 2 चॉइस, और सेम इसके पास भी 2 चॉइस। सभी के पास 2-2 चॉइसेस हैं। मतलब जो टोटल चॉइसेस हैं, आप लोग अगर समझें तो 2 × 2 × 2 × 2, तब जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा है, तब तक नंबर ऑफ केसेस को मल्टीप्लाई करते रहो। यहां पर जो जो रिक्वायरमेंट है, अपने पास टोटल केस कितने आ गए? 16। अब स्टूडेंट 16 में से वो केस हटाने हैं जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या हो? नेगेटिव। सबसे पहले स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं कि इसमें जनरली डिटरमिनेंट है किस टाइप के। ये हो सकता है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। ये भी हो सकता है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हमें नेगेटिव वाले चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है इसकी वैल्यू -1 है, आप चेक कर सकते हैं, ये भी ठीक है। मतलब इस टाइप के डिटरमिनेंट से जनरली इन टोटल केसेस में, ये टोटल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें वो चाहिए जो नेगेटिव हो। तो पहला केस भाई नेगेटिव करने के लिए हमें पता है ये जो दोनों एंट्रीज हैं, इन दोनों एंट्रीज पे 1 रख लो, क्योंकि 1 के अगर 0 रखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, और 0 होगा तो आप यहां पर कुछ भी रख लेना 0 और 1 में से, या तो वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगा। गॉट इट? तो यहां पर इन दोनों पोजीशन पे 1 1 रखना जरूरी है। यहां पर आपके पास कुछ भी हो, 0 हो 1 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप 0 1 हो, कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ये है कि यहां पर आपको 1 1 होना, आपका 1 1 होना जरूरी है। तो पहली चॉइस हो सकता है यहां पर 1 हो, यहां पर 0 हो। एक तो ये हो सकता है। एक हो सकता है यहां पर 0 हो और यहां 1 हो, 2 चॉइस। और एक हो सकता है यहां पर 0 हो और यहां पर भी 0 हो। क्या इन 3 चॉइसेस के अलावा आप कोई भी केस बना सकते हो जिसमें ये दोनों एंट्रीज 1 हो? क्योंकि हमें 1 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यहां से -1 मिल रहा है, यहां से नेगेटिव मिल रहा है, यहां से। अगर इनमें से एक भी 0 हो गया तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी मिल रहा हो, या तो वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव। चेक कर सकते हैं आप कोई भी एग्जांपल। तो इन दोनों को फिक्स करने के बाद इन दोनों के पास 0 और 1 के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अब हमने एक बार 1 एक 0, यहां पर 0 यहां 1, यहां दोनों 0। अगर चौथा केस ये बना दे 1 1 1 1, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए, वो केसेस हटाने हैं जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो रही हो। तो सिर्फ ये कितने केस हैं? सिर्फ 3 केसेस हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर, टोटल केसेस थे 16 में से जिनका डिटरमिनेंट नेगेटिव आ रहा है वो 3, दैट मीन्स हमारे पास 13 इसका फाइनल आंसर है। गॉट इट स्टूडेंट? अच्छे से समझ आया? तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए में, जो टेक्निकल एग्जाम जो भी हो रहे हैं उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जेईई मेंस का ये फेवरेट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन हर बार कोशिश कर रहे हैं यहां से क्वेश्चन मिले आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ डिटरमिनेंट n1 n2 n2 n1 दैट इज इक्वल्स टू 2022, यहां पर n1 और n2 दोनों इंटीजर्स हैं, z डिनोट्स इंटीजर, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस ऐसे कितने n1 n2 हो सकते हैं जो यहां पर रखने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2022 दे दे। गॉट इट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बन रही है जो कि इक्वल आएगा 2022। गॉट इट? यहां से आप लिख सकते हो n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाई n1 प्लस n2 जो कि इक्वल आएगा 2022 के। अब स्टूडेंट इसके बाद ध्यान से देखो, n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट 2022 के फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 7 सत्य। ओके गॉट इट, ये सही है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, यही इसके फैक्टर्स आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, n1 और n2 दोनों इंटीजर हैं। सबसे पहली बात, n1 और n2 इंटीजर हैं दोनों। तो अगर ये इंटीजर हैं तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, n1 माइनस n2 को एक बार 2 मान लेते हैं और इसको ये कंप्लीट मान लेते हैं। दूसरा केस ले लेंगे, n1 माइनस n2 को 3 मान लेंगे और 2 इंटू 3 3 7 इसको ले लेंगे और ऐसे हम केस बना देंगे, 5 7 10 जितने केस बनेंगे वो केस बना के सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट लगभग आपको 15 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। लेकिन एक छोटा सा लॉजिक हम लगाते हैं कि हमारे पास अगर n1 n2 इंटीजर है तो n1 और n2 के पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो नंबर इवन हो सकता है या नंबर ओड हो सकता है। गॉट इट? तो अपने पास अगर दो नंबर है, उनके पास दो चॉइस है, तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं? पहली पॉसिबिलिटी कि हो सकता है n1 और n2 दोनों ओड हो सकता है n1 और n2 दोनों इवन हो, और हो सकता है n1 इवन हो और n2 ओड हो, और जस्ट इसका रिवर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, n2 इवन हो और n1 ओड हो। मैक्सिमम ये चार पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर n1 n2 ओड है, दोनों नंबर ओड है, तो यहां से n1 माइनस n2 100% इवन होगा और n1 प्लस n2 भी 100% इवन होगा। यस और नो? यस और नो? तो अब यहां से क्या बनेगा, इवन मल्टीप्लाई बाई इवन दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 7। स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर ये नंबर इवन है, अच्छा कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हम दोनों को इक्वल ले लेते तो 0 आ जाएगा। तो भाई वो लेना नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें नंबर भी तो लेके आना है, 0 तो लेके ही नहीं आना, तो दोनों नंबर सेम तो हो नहीं सकते। इसका मतलब दोनों नंबर आपको अलग अलग लेने हैं। अगर सेम लिए तो यहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। गॉट इट? तो अब मेरे को बताओ, ये इवन, तो इवन है तो यहां पर भी 2 का फैक्टर कोई ना कोई मिलेगा और यहां पर भी 2 का फैक्टर कोई ना कोई मिलेगा। कम से कम 2 के 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इधर कितने हैं? सिर्फ 1। इसका मतलब ये केस गलत है, मतलब पहला केस हम जो लेके चल रहे हैं वो गलत है। गॉट इट स्टूडेंट? कैसे? क्योंकि इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस कम से कम 1 पावर 2 की यहां पर होगी, 1 पावर 2 की यहां पर, तो 2 पावर कम से कम होनी चाहिए। लेकिन अपने राइट हैंड साइड में सिर्फ पावर 1 प्रेजेंट है, जो कि यहां से इस केस को गलत बताता है। यहां अगर दोनों इवन है तो ये तो कंफर्म हो गया, n1 माइनस n2 भी इवन हो जाएगा और n1 प्लस n2 भी क्या हो जाएगा? इवन। अब अगर दोनों इवन तो सेम सिनेरियो आएगा, इवन इंटू इवन, कम से कम 2 की पावर 2 होगी और यहां पर 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी केस गलत है। गॉट इट स्टूडेंट? अब आ जाते हैं, एक इवन एक ओड, दोनों का सेम मीनिंग है, एक नंबर इवन है एक नंबर ओड है। ध्यान से सुनना, n1 माइनस n2, यहां पर ये क्या है? एक इवन एक ओड, इसका मतलब पक्का ओड आएगा, और n1 प्लस n2, अगर एक इवन एक ओड तो पक्का ये भी ओड आएगा। और अब आप लोगों को पता है, ओड को अगर आप ओड से मल्टीप्लाई करते हो
तो नंबर क्या आना चाहिए, यहां से नंबर क्या आएगा ओड, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है नंबर इवन, जो कि इक्वल होते ही नहीं है। इसका मतलब ये दोनों केस भी क्या है गलत। बात समझ गए भाई? दो ओड को मल्टीप्लाई करोगे तो ओड ही आएगा, लाइक 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 3 15, ये सारे ओड नंबर है, आप समझ सकते हो। तो ओड नंबर इवन नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी केस नहीं हो सकते, और इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके है ही नहीं, दैट मींस 0, कोई भी सॉल्यूशन इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉट इट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इस प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इस प्रॉपर्टी का इस चैप्टर में मेजर रोल है। डिटरमिनेंट के जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का मेन इंपोर्टेंस है यहां पर। तो जनरली मीनिंग क्या है, रो कॉलम ऑपरेशन, कि हम हाउ टू ऑपरेट ऑपरेशंस, रो और कॉलम ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट ऑपरेशंस, लाइक रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और कॉलम ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले थिंग, अगर किसी रो में ऑपरेशन लगाना है तो उसी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके। भाई हमने मान लो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि अगर R1 में आपको ऑपरेशन लगाना है तो R1 में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं है कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं, आप किसी दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। तो मान लो 3 टाइम्स R2 कर दिया, कोई दिक्कत? मान लो प्लस 3 टाइम्स R2, यहां पर प्लस भी हो सकता है माइनस भी, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ये ऑपरेशन लगा सकते हो। R2 में मान लिया आपने ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 7 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R3, इस टाइप का ऑपरेशन पे आप लगा सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट? लेकिन ध्यान रहे जिस रो में ऑपरेशन लगाना है वो यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। यहां पर R1 में लगाया था R1 प्रेजेंट है, R2 में लगाया था R2 प्रेजेंट है। गॉट इट स्टूडेंट? हाँ, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सेम इसी तरीके से कॉलम में लिखा गया है कि कॉलम में अगर कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहां पर कॉलम फर्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई भी कॉलम होगा, लेकिन यहां पर कॉलम प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो। लाइक हम बोल सकते हैं अगर मान लो कॉलम थर्ड में ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम 3 प्लस कॉलम फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स कॉलम सेकंड, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखें, कॉलम थर्ड में ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहां कॉलम थर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, नेसेसरी है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक नोट लिखा है छोटा सा कि आफ्टर अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। मीनिंग क्या है कि आप अगर आपके माइंड में चल रहा होगा सर अगर ये ऑपरेशन किसी डिटरमिनेंट पे लगाते हैं, किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होगी? तो एब्सोल्युटली नो, नहीं होगी। तो आपके माइंड में चल रहा होगा सर इतना कुछ कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या आप थोड़ा बहुत बता पाएंगे, फील करवा सकते हैं कि नहीं होगी? हाँ, ऑफ कोर्स, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम आपको ये अच्छे से फील करवाएंगे कि हाँ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट। लो, एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। मान लो अपने पास XYZ LMN PQR ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है। हमने कहा आप इस डिटरमिनेंट पे कोई भी रो एट ए टाइम पे या तो रो लगाओ या कॉलम, या कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। मान लिया हमने ऑपरेशन लगाया सर रो फर्स्ट पे ऑपरेशन लगाया, रो फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स रो सेकंड। इसी तरीके से हमने ऑपरेशन लगाया रो थर्ड पे, ऑपरेशन लगाया रो थर्ड माइनस 2 प्लस रो सेकंड माइनस 3 टाइम्स रो फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ स्टूडेंट? नहीं है? तो ये बात आप हमेशा याद रखें। आपने ऑपरेशन लगाए कुछ इस तरीके से, यहां पर आप इस तरीके से ना लिखें तो ठीक रहेगा।
एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूं, क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम इस तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये ऑपरेशन हमने लगाए। अब हम बोल रहे हैं कि आप बताइए, अच्छा रो फर्स्ट में ये लगा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। यहां पर रो थर्ड कर देते हैं और यहां पर रो थर्ड में लगा देते हैं, कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, या फिर रो सेकंड में लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट? तो अब देखो ये ऑपरेशन जनरली लगते कैसे हैं वो भी आपको इसमें पता चलेगा, और हम ये बात भी फील करवाएंगे कि आफ्टर अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये देख लो, R2 और R1 में तो ऑपरेशन लगाना है, R3 को सेम रख दो। ये रख दिया सर, P, Q और R। सर इतना बड़ा डिटरमिनेंट क्यों लिख रहे हो भाई? अभी पता चल जाएगा क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले R फर्स्ट में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R फर्स्ट में R2 को भी ऐड किया है और -3 टाइम्स R3। ध्यान से देखना, X R1 में R1 और R2 को ऐड किया और 3 टाइम्स R3 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन लगा, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो पहला ऑपरेशन बनेगा x प्लस, वही नहीं, x प्लस L -3 टाइम्स P। गॉट इट स्टूडेंट? दूसरा y प्लस M -3Q। ध्यान से देखना स्टूडेंट, y प्लस M -3Q। और तीसरे एलिमेंट में z प्लस M, क्योंकि R1 में R1 R2 को ऐड किया, 3 टाइम्स R3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो z प्लस N -3R। गॉट इट स्टूडेंट? ये P रहा, ये Q रहा और ये R रहा। अब इसी तरीके से R2 में ऑपरेशन लगाना है, R2 में 2 टाइम्स R3 को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे L प्लस 2 टाइम्स P, M प्लस 2 टाइम्स Q और N प्लस 2 टाइम्स R। आप चेक कर सकते हैं, हमने ऑपरेशन लगाया R2 में 2 टाइम्स R3, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है। क्या इसी टाइप का डिटरमिनेंट मिलेगा? अब हमें वेरीफाई ये करना है क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी। हमने स्टेटमेंट में बताया होगी, तो आप प्रूफ करो कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो सेम है तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनका यूज करके हम कोशिश करेंगे बताने की कि ये दोनों वैल्यू सेम है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, हमने एक सम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि आप किन्हीं भी 2 रो को सेम छोड़ के किसी तीसरी रो को एक्सपेंड करके लिख सकते हो, या 2 रो अगर 2 डिटरमिनेंट में सेम है तो जो थर्ड रो और या थर्ड कॉलम सेम नहीं है उन दोनों को क्या कर सकते हो, ऐड। ऐसा ही कुछ बताया था। तो हम क्या करते हैं, पहला केस इसको और इसको सेम रखते हैं और इसको एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, कर क्या रहे हैं ध्यान से। सबसे पहला काम x प्लस L -3P, y प्लस M -3Q, z प्लस N -3R। अच्छा, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, L M N P Q और R प्लस। ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्लस हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड रो को अलग सेम रखा, इसके पहले एलिमेंट्स को एक में लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस L -3P, y प्लस M -3Q और z प्लस N -3R। यहां से देखो, यहां आप दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, 2P 2Q 2R P Q R। स्टूडेंट ध्यान से देखो, स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का सम अगर करते हैं तो यही मिलेगा, क्योंकि अगर 2 रो सेम हो तो जो अगर एक रो और बची हुई उन रो को ऐड कर सकते हैं, तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ध्यान से देखो, क्या इस रो में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? तो यहां से ये 2 गया, ये 2 गया और ये 2 गया, वो 2 यहां आ गया। अब ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मींस ये कंप्लीट किसको अप्रोच कर गया, 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका काम खत्म, अब इस पे वर्क करेंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट, अब सर ये आ गया
अब करें तो करें क्या, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान से सोचो, हमने बताया था कि अगर किसी रो में 3 एलिमेंट्स का सम है तो उसको भी तो एक्सपेंड हम 3 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं। ये हमने एक एग्जांपल बताया था उधर ही। तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड LMNPQR, पहला डिटरमिनेंट प्लस, ध्यान से देखना, मैंने इसको, ये तो 0 हो गया, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, LMNPQR सेकंड प्लस, ध्यान से देखना स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स को एक बार लिखा, सेकंड एलिमेंट्स को एक बार लिखा, थर्ड एलिमेंट्स को एक बार लिख रहा हूं, तो माइनस का 3p, माइनस का 3q और माइनस का 3r, यहां पर LMNPQR। स्टूडेंट ध्यान से देखना, मेरे को बताओ क्या इस डिटरमिनेंट में 2 रो सेम है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। क्या इधर से -3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो PQR 2 रो सेम है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। दैट मीन्स अपने पास फाइनल रिक्वायर्ड यही आया और यही आया, और ये दोनों आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, डिटरमिनेंट ही दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब साफ साफ है कि किसी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नेवर चेंज। गॉट इट स्टूडेंट? ये मेजर प्रॉपर्टी है, आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट पे रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। गॉट इट? तो स्टूडेंट इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स अब आपको बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स होंगे। जनरली जेईई मेंस इस पे क्वेश्चन 100% पूछ रहा है, इस पार्ट पे ऑपरेशंस पे क्वेश्चन 100% पूछ रहा है। बोर्ड ने ये सिलेबस हटा दिया है, सीबीएसई बोर्ड ने इस टाइप के ऑपरेशंस को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझना है, ये हेल्पफुल है। टेक्निकल एग्जाम कोई भी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स या नेवी हो, उधर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। क्या कहा गया कि एट ए टाइम का मतलब ये है कि जो स्टेप अभी चल रहा है उसी स्टेप में आप क्या क्या तो कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट कि एटलीस्ट 1 रो या कॉलम विल रिमेन्स अनचेंज्ड। सबसे पहले कहा है कि अगर आप किसी स्टेप में रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कोई भी यूज कर रहे हो, या तो रो करोगे एक बार या कॉलम, अगर रो ऑपरेशन यूज कर रहे हो या कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे कम से कम एक रो बिना चेंज की हुई होनी चाहिए या एक कॉलम बिना चेंज किए हुए होना चाहिए। दैट मीन्स मान लो R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 मान लो 3x3 का डिटरमिनेंट है, कोई भी 3x3 का। गॉट इट? यहां पर हम ये काम कर रहे हैं, ये कर लिया, और R2 में हमने कर लिया R2 - 5 टाइम्स R3। मतलब स्टूडेंट इस टाइप का काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया R3 में भी ऑपरेशन लगा दिया R3 - 2 टाइम्स R1, नहीं स्टूडेंट, ये तीनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते, एक साथ अप्लाई नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, आपको जब सोल्व करते हो, मान लो 3x3 का डिटरमिनेंट है तो उसमें एक रो या एक कॉलम रहना चाहिए। 4x4 का है तो आप 3 ऑपरेशन लगा सकते हो, एक ऑपरेशन तो कम से कम एक रो या एक कॉलम तो रिमेनिंग रहना ही रहना चाहिए। दैट मीन्स बात समझ में आ गई होगी कि अगर 2 डिटरमिनेंट है 3x3 का तो आप 2 ऑपरेशन एक टाइम पे लगा सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते एक स्टेप में, एट अ टाइम की बात कर रहे हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आप ओनली रो और कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। हम ये बात बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि किसी डिटरमिनेंट में अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो या तो आप रो ऑपरेशन लगाओ एक स्टेप में या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओ, लेकिन दोनों एक रो और एक कॉलम ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते। गॉट इट?
मतलब किस टाइप का आप काम नहीं कर सकते, जैसे इसमें लिख दिया R3 में R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये नहीं कर सकते। ये फर्स्ट के लिए। दूसरे के लिए कि मान लो R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2 टाइम्स R2, और कॉलम थर्ड में कॉलम 3 माइनस 3 टाइम कॉलम फर्स्ट, ये भी नहीं कर सकते। एक स्टेप में इस टाइप के दो ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। गॉट इट। तीसरा पॉइंट, चेंज होने के बाद की रो या कॉलम, भाई जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो, रो लगा रहे हो रो, कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम, चेंज होने के बाद रो और कॉलम को उसी स्टेप में यूज नहीं कर सकते। ध्यान से समझो। भाई आपने ऑपरेशन लगाया रो फर्स्ट में, क्या ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 2 टाइम्स R3। अब ये नहीं लिख सकते R2 में R2 माइनस 2 टाइम्स R1। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने R1 का ऑपरेशन लगाया और वही R1 आप यहां पर यूज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये ठीक लिखा है क्या? हाँ ठीक है। मतलब ये है बात। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, भाई हमने एक स्टेप लिया, डिटरमिनेंट लिया, उसमें ये ऑपरेशन लगाया। अब ऑपरेशन लगाया, लगाने के जस्ट बाद उसी स्टेप में, मतलब वो स्टेप जो चल रहा है उसी स्टेप में आप ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये चेंज होने के बाद जो भी अपने पास मान लो फर्स्ट रो बनी, ये लगा दिया उसे, और इसी स्टेप में ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते कि जो न्यू R1 आई है वो यहां पर रख दो। ये नहीं कर सकते। जो न्यू R1 आई है उस R1 को यहां पर नहीं रख सकते आप सेम स्टेप में। भाई नेक्स्ट स्टेप में तो हम कर सकते हैं, लेकिन सेम स्टेप में ये काम नहीं कर सकते हैं। सर अगर ऐसा किया तो क्या होगा? ऐसा किया तो सुन लो भाई, मान लो R1 में ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2, और R2 में ऑपरेशन लगाया R2 प्लस R1। ध्यान से सुन लो भाई, इस टाइप के अगर ऑपरेशन लगा दिया आपने किसी डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान से देखना, 1 2 3 माइनस 2 5 3 2 1 0, ये अपने पास मान लो डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। R1 में ऑपरेशन क्या लगाया, इन दोनों का ऐड किया, तो इन दोनों का ऐड किया -1 7, और यहां पर आया 6। ध्यान से देखना, इस टाइप के ऑपरेशन नहीं लग सकते। अच्छा, R2 में ऐड किया, R2 में R1 ऐड कर दिया। अब R2 में R1 ऐड किया तो फिर -1, ये 7 और ये 6, और दो रो सेम, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। मतलब इस टाइप के ऑपरेशन भी आप डिटरमिनेंट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट? इस टाइप के ऑपरेशन आप डिटरमिनेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैं जो इस टाइप की बात कर रहे हैं वो बात क्या कह रहे हैं कि R1 में मान लो R1 माइनस 2 टाइम्स R3 लिखा, फिर R2 में लिखा, भाई R1 चेंज होने के बाद वाला स्टेप उसी में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स देखो, मान लो ये ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2 टाइम्स R3, ये क्या किस में चेंज हो रहा है? ध्यान से देखना, ये लिखा R1 2 टाइम, दैट मीन्स 6, नहीं सॉरी 4, मतलब -3 यहाँ आएगा। 2 माइनस 2 टाइम्स 1, दैट मीन्स 0। 3 माइनस 2 टाइम, ये 3। अब मान लो ये ऑपरेशन आ गया। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं करेगा कि सर ये पहला ऑपरेशन लगाया, अरे क्या था, जो भी था स्टूडेंट 1 2 3 मान लिया, जो भी था। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 था क्या? 1 माइनस 4 2 माइनस 2 3 माइनस, ओके गॉट इट, सही है। अब मान लो कोई ये नहीं सोचेगा कि अगर ये ऑपरेशन लगा दिया, अब इसी में बाकी दोनों एज इट इज है, इसमें हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, R2 में लगाया R2 माइनस 2 टाइम्स R1। मतलब ये है चेंज होने के बाद कि रो या कॉलम को उसी स्टेप में दोबारा से यूज नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। पहला कि एक रो कम से कम में अनचेंज रहनी चाहिए। दूसरे में आपको कहा गया है कि ऑपरेशन जब लगा रहे हो तो रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते। तीसरा, इस टाइप के ऑपरेशन आप किसी भी डिटरमिनेंट में नहीं लगा सकते। अदरवाइज हम हर डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस R2, और R2 में लगाएंगे R2 प्लस R1, दोनों वैल्यू सेम होंगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल 0। तो ऐसे ऑपरेशन आप नहीं लगा सकते। गॉट इट? ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखेंगे। इसका मैंने लॉजिक में बता दिया था,
बता दिया है कि क्यों नहीं लगा सकते। ये लगाने के बाद दो रो सेम हो जाएंगी, रो सेम होते ही आप डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बता दोगे, 0। तो ऐसा नहीं करना है। गॉट इट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जितने भी रो ऑपरेशन है, जितने भी कॉलम ऑपरेशन है, एट ए टाइम पे क्या क्या यूज कर सकते हैं और क्या क्या यूज नहीं कर सकते हैं, उन सभी के बारे में दिया गया है। तो स्टूडेंट, हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे एक स्टेप में ऑपरेशन इज और आर वैलिड फॉर 3x3 डिटरमिनेंट। इनमें से कौन कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं जो एक ही टाइम पर लगाए जा सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रहे, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है कि अगर किसी रो और कॉलम पे ऑपरेशन लगाने के बाद चेंज होने वाले रो और कॉलम को उसी स्टेप में ऑपरेट नहीं कर सकते, यही कहा था। दूसरा ये कह रखा है हमने कि रो में अगर R1 में ऑपरेशन लगाते हो तो R1 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी दूसरी रो को, ना कि किसी कॉलम को। उसके साथ कह रखा है हमने स्टूडेंट कि अगर आपने रो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट किया तो आप एक स्टेप में सारे रो ऑपरेशन ही लगाओगे, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट किया तो सारे कॉलम ऑपरेशन ही लगाओगे। और एक बात कही है कि अगर आपने रो ऑपरेशन अगर एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगाए तो उसी स्टेप में कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, नेक्स्ट स्टेप में लगा सकते लेकिन उसी में नहीं लगा सकते। उसके बाद एक बात हमने कही कि किसी रो ऑपरेशन में किसी कॉलम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और कॉलम ऑपरेशन में रो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्हीं सब के बातें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनमें से ये देखना है जो 12 से 13 क्वेश्चन लिखे गए इनमें से कौन कौन से ऑपरेशंस करेक्ट हैं, कौन से नहीं है। सबसे पहला ध्यान से देखो स्टूडेंट, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 और R3 को। यहां पर R2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R3 को, कोई दिक्कत नहीं है इस ऑपरेशन में। R1 में ऑपरेशन लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया, दोनों में ऑपरेशन ठीक तरीके से लगे हुए, इन्हीं में ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ किया गया है। ठीक है, इधर आ जाओ। C1 में ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2, C2 में ऑपरेशन लगाया C2 प्लस C1। हमने ये एग्जांपल R1 में लिखा था, R1 और R2 में। अब मेरे को एक बात बताओ, जो C1 में C1 C2 ऐड कर रहे हैं और C2 में C1 C2 दोनों ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब डिटरमिनेंट सेम हो जाए, सॉरी डिटरमिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाएंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये नहीं लगा सकते, ये लगा सकते थे, ये नहीं लगा सकते। तीसरा, हमने ऑपरेशन लगाया R1 में R2 प्लस 3 टाइम्स R3। स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस रो में करते हैं। यहां पर इन्होंने बोला R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं R2 प्लस 3 टाइम्स R3 पे। नहीं, अगर यहां पर ये होता R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 प्लस 3 टाइम्स R3 तो ठीक था। यहां पर R1 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये स्टेप नहीं लगा सकते। यहां आ जाओ, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो R1 में ऑपरेशन लगाया, ठीक है, लेकिन एक ही स्टेप में रो में और कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ नहीं लग सकते। एक ही स्टेप में एट अ टाइम, एक स्टेप की बात कर रहा है, एक स्टेप में रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं लग सकते। आगे आ जाओ, R2 में ऑपरेशन लगाया कि R2 में से किसी से मल्टीप्लाई करके R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर किसी से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल से भी कर सकते हैं, नो इश्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 में ही कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये ऑपरेशन वैलिड है। यहां पर आ जाओ, आप लोग यहां पर अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2 टाइम्स R2 प्लस 5 टाइम्स R3। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहां पर अगर R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये R1 यहां पर नहीं होना चाहिए, हमने ये कहा था, मतलब ये R1 का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहां पर दिख भी नहीं रहा। ये दोनों ऑपरेशन ठीक है, R1 में लगाया तो ऐड सब्ट्रैक्ट R1 में से हुआ, R2 में लगाया ऐड सब्ट्रैक्ट R2 में हुआ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाओ, ध्यान से देखो स्टूडेंट, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और रो ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। R2 में ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 3 टाइम्स R1।
स्टूडेंट हमें पता है एक ही स्टेप में ये ऑपरेशन R1 में लगा चुके, R1 में हम ऑपरेट कर चुके और उसी न्यू R1 का यहां पर यूज कर रहे हैं, तो ये एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है। इस काम को हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते थे, लेकिन एट अ टाइम की बात कर रहा है, मतलब एक स्टेप की बात कर रहा है, एक स्टेप में ऐसा नहीं हो सकता। R3 यहां पर R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 प्लस 8, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि किसी रो और कॉलम में आप किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो रो को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कॉलम में लगा रहे हो तो कॉलम में कर सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप R3 में कुछ रो में ऐड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आ जाओ इधर, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस 2 टाइम्स C2। अरे स्टूडेंट रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कॉलम कर रहे हैं, गलत। आगे चलो, यहां पर R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 को मल्टीप्लाई किया R1 से, नहीं, R2 को R1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, R2 को हम किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो रो का मल्टीप्लाई नहीं होता है ऑपरेशन में, तो ये गलत है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो डिवाइड भी नहीं होता, R3 को R1 से डिवाइड कर रखा है। अच्छा, मैंने कोई भी स्क्वायर रूट लेना नहीं सिखाया है, तो ध्यान रखना ऑपरेशन लेते टाइम, ऑपरेशन यूज करते टाइम किसी ऑपरेशन में ये नहीं लिखोगे C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 का रूट ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे C1 में ऑपरेशन लगा, ठीक है, C2 में ऑपरेशन लगा, ठीक है, C3 में ऑपरेशन, इंडिविजुअल सारे ऑपरेशन ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 और तीनों कॉलम में एक ही साथ ऑपरेशन लगा दिए, जो कि गलत है। हमने कहा है कि एक रो या एक कॉलम तो कम से कम बाकी रहना चाहिए, बिना चेंज हुआ होना चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये ऑपरेशन लगाने के कुछ तरीके थे, किस किस टाइप से हम ऑपरेट कर सकते हैं और किस किस टाइप के ऑपरेशन हम यूज नहीं कर सकते, इसमें सभी बातें कवर हो गई, सभी प्रॉपर्टी यूज हो गई। गॉट इट स्टूडेंट? तो इनके बेसिस पे अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इस टाइप के ऑपरेशन से लगाना आ जाए। ध्यान रहे स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम अलग अलग टाइप के करेंगे, तो आप हर क्वेश्चन में अपने हिंट लिखेंगे, बॉक्स में बना के हिंट लिखेंगे। अच्छा, इस टाइप के ऑपरेशन में हम ये, इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस में आपको बॉक्स बना के हर क्वेश्चन में हिंट लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अपना ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान रखें, हर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के सिचुएशंस में क्या क्या रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस के बारे में हम सोच सकते हैं कि कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं, किस टाइप की सिचुएशन में कौन से ऑपरेशन लगेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कॉलम फर्स्ट में 1 1 1, तीनों जगह 1 1 1 है। तो पहला तो माइंड में ये चलना चाहिए स्टूडेंट कि डिटरमिनेंट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाओगे आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। पहला काम कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो रूल आप लिख सकते हो कि पहला रूल कहता है कि आप किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो बनाओ, मैक्सिमम जीरो बनाओ, जीरो बनाओ। पहला रूल तो ये कहता है कि आप मैक्सिमम जितने जीरो बनाओगे उतना क्वेश्चन आसान होगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की एक कंप्लीट रो की एंट्रीज 1 है या कॉलम की एंट्रीज 1 है, तो भी हमें काम करना है कि उसमें दो एंट्रीज को जीरो बना लो। पहला रूल और लास्ट रूल यही काम आएगा लास्ट तक। आपको क्या करना है, अगर किसी रो या कॉलम की एंट्रीज, टोटल एंट्रीज 1 है, 1 है, तो
दो एंट्रीज को जीरो बनाओ। भाई अगर 3x3 का डिटरमिनेंट है, किसी रो के पहली रो की मान लो 1 1 1 तीनों एंट्रीज 1 है, तो आप दो एंट्रीज की जगह जीरो बनाओ, कैसे भी कोई भी रो और कॉलम ऑपरेशन लगाओ। तीसरा, इनकम्प्लीट सिचुएशन अगर कहीं हो, इनकम्प्लीट सिचुएशन कहीं हो तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो। ये तीन सिनेरियो आपको लगभग दिखेंगे, किसी में तो इनकम्प्लीट सिचुएशन दिखेगी, किसी में एक रो या कॉलम के सारी एंट्रीज 1 दिखेंगी। तो आपको दोनों की सिचुएशन में लगभग ये ऑपरेशन ही यूज करना है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाना। गॉट इट स्टूडेंट? अब आप लोगों को सबसे पहले ये दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि सारी एंट्रीज 1 है किसी कॉलम की। तो अगर कॉलम की एंट्रीज 1 है तो आपको ऑपरेशन लगाने हैं रो, अगर रो की एंट्रीज 1 है तो आपको ऑपरेशन लगाने हैं कॉलम। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि सर यहां पर तीनों एंट्रीज 1 है, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 में। ऑपरेशन क्या लगा, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर ऑपरेशन R3 में लगाया, उसके साथ साथ ही R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1। ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्यों लगाया आपको पता भी चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोगों ने देखा फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं है, तो हमने फर्स्ट को एज इट इज रख दिया। ध्यान रहे, आपको इस क्वेश्चन पे फोकस रखना है कि ऑपरेशन लगाने यहां से सीखोगे अच्छे से। R2 में से R1 गया, 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखना, सी ए में से बी सी घटा रहे हैं तो सी कॉमन ए माइनस बी बच रहा है। ध्यान से देखना स्टूडेंट, ए माइनस बी, ये हो गया। इसके बाद इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले एक बार ध्यान से सोचना कि हो क्या रहा है। आप इनको ध्यान से देखोगे तो सी स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस सी ए स्क्वायर, फिर देखो ध्यान से माइनस का बी स्क्वायर सी और माइनस का बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या ऐसा ही कुछ दे रखा है? अगर ऐसा ही कुछ दे रखा है तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से हमने सी स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पर ए, यहां माइनस बी बचा। इन दोनों में से हमने सी कॉमन लिया, यहां से ए स्क्वायर और यहां से माइनस का बी स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? तो अपने पास इसको हमने लिख लिया ए माइनस बी और इसको हमने लिख लिया ए प्लस बी। ध्यान से देखो, सी ए माइनस बी इसमें भी है और सी ए माइनस बी इसमें भी है, तो ओवरऑल आएगा क्या वो फाइनल लिख रहा हूं, सी इंटू ए माइनस बी, और उसके साथ साथ यहां पर तो बचता है ओनली सी, यहां पर ए प्लस बी, तो इसका मतलब अपने पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज स्टूडेंट? ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया था और कर भी दिया है। इतना हो गया। अब यहां पर काम करते हैं, 1 में से 1 गया 0, इन दोनों में ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद बी कॉमन यहां से आया ए माइनस सी, इन दोनों में ऑपरेशन लगाया। ध्यान से देखो आएगा क्या, एक बार सोल्व कर लो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है सब समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से बी कॉमन आ सकता है, बी कॉमन आएगा, उसके बाद बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों में से प्लस का बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहां पर बचेगा, सॉरी माइनस का मान लो, माइनस का, इन दोनों में से अगर मैं
माइनस का मानता हूं कॉमन, माइनस का बी स्क्वायर, तो अपने पास अच्छा प्लस का बी स्क्वायर ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर ए बचेगा और यहां पर बचेगा सी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए माइनस सी, ए प्लस सी, और यहां पर बी स्क्वायर इंटू ए माइनस सी। स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं b इंटू ए माइनस सी, तो यहां पर a प्लस सी, यहां पर b, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आप सोल्व कर सकते हैं, मैंने ऑपरेशन लगा दिया है और सोल्व भी कर दिया है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाओ, दो सिचुएशन, दो पॉइंट्स पर जीरो बना दिया, यहां जीरो बन नहीं रहा। लेकिन उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इस रो में से सॉरी c इंटू ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहां पर b इंटू ए माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देखना क्या बना, c इंटू ए माइनस बी, b इंटू ए माइनस सी, दोनों में कॉमन लेने के बाद यहां 1 bc b प्लस सी, यहां 0 कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचेगा, यहां 1, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो खत्म, यहां पर बच गया a प्लस बी प्लस सी, यहां 0, यहां 1, यहां पर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि किसी डिटरमिनेंट की दो रो अगर सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहां पर ये और रो और ये रो दोनों सेम है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0। गॉट इट स्टूडेंट। मतलब ये सिनेरियो कौन सा था, ये पहले दूसरे वाला सिनेरियो था। अगर किसी रो या कॉलम के टोटल एंट्रीज, किसी एक रो किसी एक कॉलम की टोटल एंट्रीज अगर 1 हो जाए तो दो एंट्रीज की जगह 0 बनाना सीख लिया होगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हमेशा याद रखें। अब इसी क्वेश्चन को मैं किसी दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करता हूं, तो देखते हैं कौन सा मेथड अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट इसको हम रफ कर देते हैं, यहां से वैल्यू 0 आ गई। दूसरा टाइप, आपको बादल बना के यहां पर लिखना है कि क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या यूज हो रहा है। स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखें, यहां पर आपके पास बी सी है, यहां सी ए है, यहां ए बी है। यहां अगर ए आ जाए, यहां अगर बी आ जाए, यहां सी आ जाए, तो यहां तीनों की जगह ए बी सी हो जाएगा। ध्यान से देखो, और सेम सिनेरियो यहां बी सी है, तो यहां ए आने के बाद यहां ए, यहां बी, यहां सी आने के बाद यहां से भी ए बी सी कॉमन आ सकता है। तो कॉमन आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में ये हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सिचुएशन है, इसको किसी ना किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई की जरूरत है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड किया, तो 1 1 1 बी सी ए बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू ए प्लस सी और ए बी इंटू ए प्लस बी, ये सारी सिनेरियोस दे रखे हैं। हमें पता है इस रो में अगर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस ए को हमने मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट रो से, इस बी को हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट बी, इससे सेकंड रो से, और इस सी को हमने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट रो थर्ड से। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 1 अपॉन ए बी सी, यहां पर ए से मल्टीप्लाई करने पे ये ए बी सी, ये ए बी सी इंटू बी प्लस सी, यहां पर बी, यहां बी सी ए, यहां भी बी सी ए और यहां ए प्लस सी, यहां सी, यहां ए बी सी और यहां ए प्लस बी। गॉट इट स्टूडेंट, ये आ गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी तीनों में है, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से ए बी सी इन तीनों में भी है ए बी सी। इस कॉलम से हमने ए बी सी कॉमन लिया, इस कॉलम से हमने ए बी सी कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बना वो ध्यान से देखें स्टूडेंट। एक ए बी सी कॉलम सेकंड का ये रहा, एक ए बी सी कॉलम थर्ड का ये रहा, यहां पर आया ए बी सी, यहां 1 1 1, यहां बी प्लस सी, यहां ए प्लस सी, यहां ए प्लस बी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या यही आया, यही आया। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया ए बी सी। अब देखो ध्यान से, अब स्टूडेंट अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा बी प्लस सी यहां है, ए यहां है,
बी यहाँ है, ए प्लस सी यहाँ है, सी यहाँ है, ए प्लस बी यहाँ है। अगर मैं यहाँ कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड, तो यहां बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, क्या यही बनेगा? और अब आप इस कॉलम फर्स्ट में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो मतलब यहां पर बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। ध्यान से देखो स्टूडेंट, और किसी डिटरमिनेंट की अगर दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। दैट मींस इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये कौन सी सिचुएशन थी, सब चीजें समझ आ गई। हमने कुछ नहीं किया, इनकम्प्लीट सिचुएशन यहां से देखिए, अगर यहां ए हो, यहां बी हो, यहां सी हो, तो ए बी सी दो कॉलम से कॉमन आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा ये कॉमन लेने के बाद कि यहां पर ए है, यहां बी प्लस सी है, यहां बी है, यहां ए प्लस सी है। अगर इन दोनों कॉलम को ऐड कर दे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, चाहे वो ऑपरेशन यहां पर लगा दिया हो चाहे यहां पर लगा दिया हो। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी आने के बाद कॉमन ले लिया, तो दो कॉलम हमारे सेम बन गए, जो कि एंट्रीज 1 1 1 रख रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट? तो ये अपने पास प्रोसेस था। इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और बहुत सारे करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है। आप इन सभी को रेफरेंस में रखते हुए जो मैंने 4.2 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया है, एलिमेंट से वो 4.2 एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं कल आपको मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कहां तक कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें तो एलिमेंट्स के कंप्लीट चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाता है, लगभग चीजें कवर अप हो गई हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी की कंडीशन, सिंगुलर नॉन सिंगुलर और डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो एलिमेंट्स की बुक आपको कंप्लीट करनी है। जो मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए स्टूडेंट काफी है। थैंक यू सो मच।